प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर किसी भी जातक की कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली हो और जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो उसके जीवन में किस तरीके का प्रतिफल देखने को मिलता है। तो भगवान आचार्य लिखते हैं कि जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा, अब पहले यहां से चंद्रमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जन्म कुंडली के छठे भाव के जो चंद्रमा होते हैं, अगर वो पक्ष के बल से कमजोर हों, है ना, तो उस जातक के जीवन में शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। इस अवस्था से पार पाने के लिए व्यक्ति को, और दूसरा, ये चंद्रमा जब छठे भाव पे होते हैं या किसी पापग्रह से केंद्र में हो, तो पापग्रह से चौथे 10वें बैठे हैं शनि, तो कहने का अर्थ होगा कि उस चंद्रमा के ऊपर अगर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो तो ऐसे जातकों का पाचन तंत्र भी कमजोर होता है और शरीर को पौष्टिक आहारों की कमी, उसका इम्यून कमजोर होते देखा जाता है। ये पहली बात है। चाहे तमाम प्रकार की परेशानियां क्यों ना बन जाए जीवन में, पर फिर भी छठे भाव के चंद्रमा व्यक्ति को साहसी, निर्भीक, निडर और अतुल पराक्रमी तो बना ही देते हैं। हाँ, अगर पापग्रह बन रहे हैं, जैसे कि इस कुंडली में भी चंद्रमा पापग्रह बनेंगे, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा हैं, इस वजह से यहां पे चंद्रमा का पक्ष कमजोर होगा और व्यक्ति को रोग देते रहते हैं। अब जीवन में जितनी भी परेशानी बनती है ना, जैसे आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह कमजोर हो गया, कोई एक ग्रह कमजोर हो गया, और अगर कुंडली का केंद्र बल कमजोर है, लग्न का मान कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, तो या जन्म कुंडली में जब खराब ग्रह एक्टिव हो जाए, शनि, मंगल, राहु, केतु या मारक ग्रह, तो ये जो कुंडली के विषम परिस्थिति बने होते हैं कुंडली में, वो और भी ज्यादा एक्टिव होकर के परिणाम देने लगते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यहां ये है कि अगर जन्म कुंडली में केंद्र बिल्कुल खाली हो तो कुंडली के कमजोर पक्ष और भी ज्यादा मजबूती से अपना परिणाम देने लगते हैं और जातक के विकास को अवरुद्ध करते हैं। कुंडली के केंद्र का खाली होना कुंडली के प्रगति को कमजोर और बाधित करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कोई सैटेलाइट आकाश में भेजते हैं, ब्रह्मांड में भेजते हैं, किसी कोने में भेजते हैं, तो उसमें एक ईंधन डाला जाता है जो उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करता है। लेकिन अगर वो ईंधन उसमें ना डाला जाए तो वो उपग्रह दूरी तय कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से ही कि जन्म कुंडली का जब केंद्र खाली हो जाता है तो कुंडली की प्रगति को कई बार बाधित करता है। इस वजह से हमें यहाँ पे दोनों ही बातों का ध्यान रखना होगा। एक, चंद्रमा जो छठे भाव में बैठे हैं, तो सामने शत्रु कितना ही विशाल क्यों ना हो, मजबूत क्यों ना हो, जीत अंततो गत्वा परिस्थितियों से भी हो चाहे शत्रुओं से हो, किसी भी प्रकार से जातक की ही होगी, क्योंकि छठे भाव के चंद्रमा व्यक्ति को हारने वाला नहीं बनाते। लेकिन हाँ, शत्रुता और जीवन में विषम परिस्थिति बनी रहती है। इस वजह से हालांकि एक अच्छी बात क्या होनी चाहिए कि अगर जन्म कुंडली का केंद्र खाली हो और केंद्र में बनने वाली राशि नवांश चक्र में भी उसी राशि का निर्माण कर रही हो, जैसे यहाँ केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो नवांश चक्र में भी उसी राशि का निर्माण कर रही हैं, इसका अर्थ होगा कि कुंडली के पास अपनी सामर्थ्य है, वो कुंडली आगे बढ़ेगी, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, कुंडली की सबसे मजबूती क्या है कि केंद्र में सेम प्रकृति की राशि बनी है, चाहे वो लग्न हो, चाहे नवांश हो, चाहे दशमांशा हो। और कुंडली की कमजोर बात क्या है कि केंद्र खाली है। दूसरा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल ही सन्निकट आ जाते हैं तो कई बार दोषयुक्त परिणाम करने लगते हैं, है ना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा इस कुंडली में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, दूर्वा शिव जी को अर्पित करनी चाहिए, और आगे मैं उपाय और भी बताऊंगा जब इनकी कुंडली के पंचांग साहब का परिचय कराऊंगा। तो सबसे पहले अब इस कुंडली के अगले पक्ष पे आपका ध्यान लेके आता हूं। जन्म हुआ है जातक की कुंडली में भाद्रपद माह। भाद्रपद माह में जो लोग देखने में सुंदर होते हैं, जो जन्मे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन राजकुमारों की भांति स्वरूप प्राप्त करने वाले होते हैं। मध्यम ऊंचाई होती है उनकी, बहुत ज्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं करते। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति के पाचन तंत्र से संबंधित समस्या के कारण कई बार शारीरिक विकास रुग्ण होता है। दक्षिणायन में पापग्रहों का बल बढ़ता है और इस कारण से कि जब दक्षिणायन में पापग्रह का बल बढ़ेगा तो कुंडली में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होगा। अब जरा इसको समझते हैं, विषम परिस्थिति का अर्थ क्या होगा। विषम परिस्थिति का अर्थ होगा कि जातक का कोई भी काम, चाहे वो वहां उपस्थित हो या न हो, रुकेगा।
अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं आमतौर पे जब कुंडली विश्लेषण करता हूं तो अभी तक मैंने मेन चैनल पे कम से कम 1000-1500 कुंडली विश्लेषण वहां पे किए हैं, वीडियो विश्लेषण, और इस चैनल पे भी कम से कम 300-350 हो गया है। इस 1800 के कार्यक्रम में जो कुंडली विश्लेषण का सिर्फ है, उसमें मुश्किल से 10-15 ऐसी कुंडलियां आई होंगी, बहुत कम 10 से 5 कुंडली ऐसी आई होगी जिसको बनाने में मुझे पसीने छूट जाते हैं। पसीने छूट जाते हैं, दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है? मतलब इस जातक की कुंडली मैं लेके बैठा हूं और मैं 11 बजे कुंडली बनाने बैठा था, बोर्ड बनाने 11 बजे बैठा था। 11:56 तक अभी मैं इस कुंडली पे 5 मिनट बोल पाया हूं, जबकि कुंडली बनाने ही बैठा हूं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पहले आपका भाग्य और आपका दुर्भाग्य आपके सामने, आपका काम कहीं भी होता रहेगा, वो पहुंच जाता है। यही तो ग्रह हैं। और ऐसे ही जातक के जीवन में चुनौती आती है। केंद्र बिल्कुल खाली है तो व्यक्ति का काम रुकेगा, व्यक्ति का काम रुकता है। यह व्यक्ति का ही काम है, ये इसी जातक की कुंडली है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के अगर ग्रह कमजोर बैठे हैं तो आपका काम, आप चाहे लाख किलोमीटर दूर क्यों ना बैठे हो, आपका काम वहां रुकता है। अंत तो गत। जैसे आप ठीक उसी तरीके से सोच लीजिए कि आप लाइन में लगे हैं, जैसे ही टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं, काउंटर की खिड़की बंद हो जाती है, तो आपका काम रुका होता है। तो ऐसे ही होता है। अब चाहे काम किसी भी तरीके से रुके, पर मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसी बहुत कम कुंडलियां आती हैं जिसको बनाने में मैं कट-वट बिल्कुल वीडियो में नहीं लेता हूं, नहीं लेता। मुझे उसमें विश्वास भी नहीं, और मैं वो भगवान की कृपा से होता भी नहीं मुझसे, मैं करता भी नहीं हूं। हाँ, रुकता जरूर हूं। चलो बोल लिया, थोड़ा सुस्ता जाऊं, क्योंकि 40-45 मिनट 50 मिनट तक बोलना होता है। लेकिन कुंडली विश्लेषण में रुक रुक करके बोलना, कट लेकर के बोलना, तैयारी करके बोलना, गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है। ऐसा कभी नहीं महसूस नहीं हुआ शुरू से लेकर के अंतिम तक। पर रुकना पड़ता है। कुछ कुंडलियां ऐसी आती हैं जो आपको रोकती हैं। उस कुंडली पे जब आप आगे काम बढ़ाना चाहेंगे, कोई ना कोई रुकावट आएगी। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ये उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि व्यक्ति के प्रोग्रेस को ऐसे ही कुंडली का केंद्र कमजोर करता रहेगा। हमें वहां मजबूती से उसके लिए खड़े होने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? ईश्वर करे मेरा फलादेश इस मामले में गलत हो जाए, पर ऐसा ही होता है। भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो देखने में सुंदर होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होंगे, इस वजह से कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को और स्वास्थ्य को अवरुद्ध करते हैं। हालांकि एक अच्छी बात जो मैंने बताई थी कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के चंद्रमा कभी भी व्यक्ति को हारने नहीं देते हैं। हाँ, अगर पापक ग्रह बने हैं तो कई बार ये परेशान करते जरूर हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे अर्यमा नाम के पितर का दायित्व रहता है, या उनके ऊपर इस नक्षत्र का दायित्व है, ये भी कह सकते हैं। तो ओम अर्यम ने नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में या भुजाओं में धारण करना चाहिए। जातक को धारण कराना चाहिए गले में ताबीज बना के। नवग्रह कवच भी धारण कराया जा सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र साध्य योग, इस वजह से व्यक्ति कोई भी काम हाथ में लेगा तो उसको पूरा करना चाहेगा। शनिवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति इस कुंडली में शत्रुगत तो नहीं है, पर सामान्यतया नवम भाव में शनि और केतु का संपर्क है और दोनों काफी क्लोज हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति की ऊंची शिक्षा को भी प्रभावित होते हुए देखा जाता है। सामान्यतया जन्म कुंडली में शनिदेव इस वार के अधिपति हैं, और हालांकि तात्कालिक मैत्री में मित्रता का भाव रख रहे हैं, पर नवम भाव में शनि केतु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को एक तरफा धार्मिक या जिद्दी या कठोर निर्णय लेने वाला, या कई बार उसकी ऊंची शिक्षा में बाधा उत्पन्न होते देखी जाती है। साध्य योग, बालोकरण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण। वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के कारण जो परिस्थिति बनती है वो देखिए इस तरीके की समस्या, जो परिस्थिति बनती है, मैंने कहा वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति को राजसिक प्रभावों से युक्त होते हुए भी देखा जाता है। वो तत्वतः राजसिक प्रभावों से युक्त होता है। मतलब सुख सुविधाओं के पीछे व्यक्ति जाने वाला, अपने मन की बात प्रकट करने वाला, मन के मुताबिक निर्णय लेने वाला, और कई बार
छोटे मोटे स्तर पे अनादर का भाव भी प्रस्तुत करने वाला होता है। क्लियर है? ऐसी बात देखने को मिलती है। तो पंचांग में हमने क्या बात कही कि चंद्रमा पापक हो रहे हैं, इस वजह से हमें जातक के इम्यून पे काम करना होगा। और दूसरा, शनिवार को जातक जन्मा है, वार के अधिपति नवम भाव में बैठ करके व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ व्यक्ति को निरंतर एक समान दिनचर्या का पालन करना होगा, अपने बेहतर कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा, किसी को भी तकलीफ ना मिले, आपकी वाणी ऐसी कठोर नहीं रखनी होगी। हालांकि इस कुंडली में पिता माता का सुख बहुत अच्छा है, इसके मामले में यह कुंडली बहुत उत्तम बनी हुई है। अब आगे मैं इस कुंडली पे आपका ध्यान ग्रहों के अंश और नक्षत्र पर लेकर आता हूं। अब अगर बात ग्रह के अंश से करते हैं तो सबसे पहले विचार करिए कि लग्न का मान 10 अंश का बना है। ये प्रबुद्ध लग्न है, इसे कमजोर नहीं कहेंगे। इस वजह से जातक के पास सामर्थ्य है कि वो अपने जीवन में तमाम प्रकार की उलझनों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, 22 अंश 15 कला पुनर्वसु नक्षत्र में। इस वजह से व्यक्ति अतुल पराक्रमी, मजबूत इच्छा वाला और श्रेष्ठ निर्णयों को लेने में नहीं डरने वाला होता है। पंचम स्थान में बुध 10 अंश 31 कला मघा नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी और खेल के क्षेत्रों के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। पंचम भाव में ही सूर्य बैठे हैं 13 अंश के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। इस वजह से वहां पे उनके जीवन में थोड़े बहुत या कम संततियों का मालिक या स्त्री संततियों का मालिक होते हुए भी बनाते हैं, देखा जाता है। 14 अंश 26 कला के साथ मंगल विराजमान है लग्नेश होकर के। यहां मंगल अस्त हो जा रहे हैं, बुध भी अस्त हो जा रहे हैं, शुक्र भी अस्त हो जा रहे हैं। तीन ग्रहों में से बुध के अस्त होने का कोई दूषित परिणाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन मंगल और शुक्र के अस्त होने के कारण, हार्मोन की गड़बड़ी के कारण शारीरिक विकास अवरुद्ध, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, नेत्र की ज्योति की कमजोरी और कई बार व्यक्ति को नेत्र ज्योति, मैंने बता दी, हाँ यही बता रहा था, नेत्र की ज्योति में कमजोरी और स्किन डिजीज है ना, चमड़ी से संबंधित समस्या होती देखी जाती है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, मतलब बच्चे को काफी सावधानी की आवश्यकता है। मंगल के बाद अगर शुक्र बैठे हैं पंचम भाव में, नीचा विलासी हैं, 18 अंश पे बैठे हैं। ग्रह कोई भी अवस्थागत कमजोर तो नहीं बैठा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पंचम भाव में अकेले बैठे हैं शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। इस आधार पर कि मंगल और शुक्र का संबंध जो जन्म कुंडली में बना हुआ है, उसमें शुक्र भी और मंगल भी दोनों का प्रभाव जातक के जीवन को खेल के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने वाला बना देते हैं। चंद्रमा बैठे हैं 1 अंश 34 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव में ही विराजमान है। चंद्रमा से सूर्य की दूरी बिल्कुल निकट है, द्वादश का संबंध है। चंद्रमा से बुध का संबंध तो अच्छा बन रहा है, चंद्रमा से शुक्र का संबंध व्ययी बना रहा है, चंद्रमा से मंगल का संबंध व्यक्ति को जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाला बना रहा है। ये इस तरीके का परिणाम मिल रहा है। जबकि गुरु जन्म कुंडली में 20 अंश के साथ बैठे हैं 59 कला में, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बुध या गुरु रोग सूचक हो जाते हैं या रोग जनित परिणाम देने लगते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पाचन तंत्र को कई बार गड़बड़ी में देखा जाता है और जातक के शुद्ध आयु को प्राप्त कराने वाला, मतलब एक अच्छी आयु वाला व्यक्ति को बना देते हैं। नवम भाव में 20 अंश के साथ 2 कला, जबकि गुरु 20 अंश 59 कला के साथ आत्मकारक होंगे। शनिदेव 20 अंश 2 कला के साथ अमात्य कारक होंगे। धनु राशि में बैठे हैं, भाव का स्वामी सन्निकट ही बैठा है। इस वजह से शनिदेव इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं और मजबूती से परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं। मैंने राहु और केतु के बारे में चर्चा की थी, जिसमें राहु 22 अंश 15 कला के साथ बैठे हैं, केतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक बना रहे हैं और माता और पिता का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के साथ साथ माता और पिता की चिंताओं में थोड़ी बहुत वृद्धि करने के साथ साथ माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला भी बनाते हैं। जो छठवें भाव के यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, उन पर शनि की दृष्टि जा रही है, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी
छठे भाव में बैठ करके दशम भाव के स्वामी से दृष्ट हो रहे हैं। इस वजह से माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को नौकरी अच्छी मिलती है, वो अच्छे पद पे जाता है, और इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत वो माता से मतभेद भी करने वाला होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे पंचम भाव, और एक ग्रह यहाँ पे युति कर रहे हैं शनि और केतु, जो धनु राशि में बैठे हैं, ये द्विस्वाभाविक राशि है। तो जब जन्म कुंडली के किसी भी ग्रह की युति द्विस्वाभाविक राशि में हो जाती है तो वो बहुत एक्टिव होकर के परिणाम करती है। इस वजह से नवम भाव में जो शनि और केतु की युति बनी है वो एक्टिव होकर के परिणाम करने के कारण जातक की कुंडली को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है। नवमांश चक्र में भी गुरु नीच के हैं, जिनका नीचभंग शनि कर रहे हैं, और केंद्र में जो बुध बैठे हैं वो शत्रु की राशि में शत्रु से दृष्ट है। बुध और गुरु का संबंध, हालांकि बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है, दाम्पत्य को अच्छा बना रहा है, लेकिन मंगल और सूर्य, यहां शुक्र नीच के हो गए, शनि उच्च के राहु केतु के संपर्क में, और चतुर्थ भाव के स्वामी नीच के हो गए, गुरु नीच के हो गए, और राहु केंद्र में हो जाने से एक तरफा परिणाम देने लगता है। या तो व्यक्ति पूरा पूरा काम करने वाला ही होगा, वो पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो हमें इस कुंडली को नर्चर करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, क्योंकि कुंडली के जो ग्रह बन रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव भी बन रहे हैं। दशमांशा चक्र में विचार करिए तो केंद्र भी लगभग यहां खाली है, गुरु एकमात्र बैठे हैं जो नीच राशि में बैठे हैं। मंगल और सूर्य छठे भाव में बैठने के कारण नौकरी की स्थिति ले जा रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी जो शुक्र बन रहे हैं वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, और जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति उच्च के हैं। इस वजह से सप्तमेश 12 में, तो लग्नेश उच्च के हैं तो व्यक्ति प्राप्त तो जरूर करेगा, पर चुनौतियों के साथ। उसकी मानसिक शांति तब प्राप्त होगी उसे जब वो अपनी पूरी एनर्जी काम में डालेगा, और वो डालेगा। व्यक्ति पराक्रमी है क्योंकि तीसरे भाव में राहु विराजमान है। क्लियर है? दशमांशा चक्र में लग्नेश का उच्च होना ये कुंडली को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ उसके सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में सहयोगी साबित होता है, लेकिन संघर्ष भी कम नहीं है। अगर ये गुरु नीच के नहीं होते, यहां पे जन्म कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव खाली नहीं होता, तो कुंडली को अलग मजबूती मिल जाती। इस कुंडली में लग्न कुंडली में अच्छी बात यह है कि केंद्र को, चलो ठीक है कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, लेकिन त्रिकोण तो कम से कम ग्रहों से भरा है। एक सिद्धांत मैंने बताया था जिसमें यह बात कही थी कि अगर नवम भाव बिल्कुल ही खाली हो तो कई बार वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे अगर शनि राहु का संबंध हो, केंद्र भरा पड़ा हो, तब ये अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पे केंद्र बिल्कुल खाली है और नवम भाव में शनि राहु केतु का प्रभाव है, और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में बैठ करके भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। इस वजह से ये कई प्रकार से व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर करता है। क्लियर है? नक्षत्र के आधार पर तो मैंने चर्चा करी है, पर एक बार एक एक लाइन की बात बता दूं तो चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से जातक के साहस और बलों की वृद्धि करने वाले होंगे। सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को कंफ्यूज करने का और कम संततियों का मालिक बनाते हैं। मंगलदेव जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को हार्मोन की गड़बड़ी देते हैं। बुधदेव मघा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को हाजिर जवाब और कठोर, कई बार जिद्दी बना देते हैं। देव गुरु बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक पद्धतियों से जीने वाला, लेखक, कवि और अपने काम से समाज को बहुत अच्छे क्षेत्रों में प्रभावित करने वाला, अच्छाई के मामले में ये कुंडली आगे निकल जाती है। शुक्रदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। अपने नक्षत्र में बैठे होने से शुक्रदेव का बल बढ़ेगा और व्यक्ति के वैवाहिक सुखों को आगे बढ़ाएगा। हालांकि इस कुंडली में अगर विवाह करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जाए। पश्चिम दिशा की तरफ विवाह का योग ज्यादा बनेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूरब की तरफ जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंक आपकी कुंडली के लिए 2 अच्छा रहेगा। 2 और 4 अंक अच्छे रहेंगे। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो उत्तरा फाल्गुनी है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो काम चलेगा उस नक्षत्र में पुनर्वसु है,
पुष्य है, श्रवण है, भरणी है, उत्तराषाढ़ा और हस्त, यह नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छा परिणाम देंगे। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो उत्तर दिशा का मकान बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो अभी वर्तमान में चंद्रमा की दशा है जो व्यक्ति को नौकरी देने वाला, लेकिन ये 2033 तक ही है और अभी जातक बहुत छोटी अवस्था का है। इस वजह से इस कुंडली में अभी मंगल की दशा का हमें इंतजार करना चाहिए। जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सारे दक्षिणावर्ती नहीं, यहां से देखिए जरा, तो लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक सारे ग्रह लगभग बैठ गए हैं। तो कुंडली का जो विकसित होने वाला पक्ष है वो पहले ही है। कुंडली अपनी एनर्जी पूर्व में ही प्राप्त कर लेगी, बाद में उसे सिर्फ सुख भोगना रहेगा। ये कुंडली बाद में काम नहीं करेगी, काम पहले ही करेगी। अपना संघर्ष इस जीवन में व्यक्ति पहले ही अवस्था में प्राप्त कर जाएगा। जीवन की जो वास्तविक प्रगति होती है वो चंद्रमा चूंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो 26वें, 28वें, 30वें, 32वें ये वर्ष जो है वो बहुत ही कारगर साबित होंगे। लग्न का अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, इस वजह से प्रत्येक 5वें वर्ष में जातक को फिर से दोबारा भाग्य उदय का लाभ मिलेगा। हर दूसरे वर्ष चंद्रमा के कारण और हर 5वें वर्ष लग्न के कारण। जरा विचार करके देखिए तो लग्न इस पंचम भाव में बैठे हैं, लग्न पे केतु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति कभी भी मजबूत निर्णय लेने में संकोच नहीं करेगा, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला होता है। कम्युनिकेशन की कमजोरी हो सकती है क्योंकि शनि और केतु एक साथ नवम भाव में बैठे हैं। अब यहां से बैठ करके मैं आगे आपसे अरिष्ट चक्र पे थोड़ा ध्यान दे देता हूं ताकि आपको किन दशाओं में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ये समझ में आ जाए। अब यहां मैं आपसे अरिष्ट चक्र पे थोड़ा ध्यान देता हूं क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता महसूस होती है। अरिष्ट चक्र से व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाती है। अरिष्ट चक्र में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके कारण व्यक्ति को चिंताएं जरूर हो सकती हैं। उसमें हमें सबसे ज्यादा चंद्रमा को ठीक करना होगा, इम्यून को ठीक करना होगा। शनि जो है वो राहु और केतु के साथ संपर्क में आ रहे हैं, रोगेश के साथ आ रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती हैं, कोई बड़ी गहरी बीमारी का खतरा नहीं है। शुक्र, गुरु, चंद्रमा और शनि ये भवन, भूमि, वाहन से संबंधित क्षेत्रों में निर्णय देंगे और ये लाभ देंगे या एक अच्छा परिणाम इनकी दशा में मिलने को दिख रहा है। उसके बाद गुरु, मंगल, सूर्य और बुध ये ग्रह भाग्य लाभ के लिए जाने जाएंगे। शनि की दशा भाग्य के मामले में मिला जुला असर करेगी, मिला जुला परिणाम करेगी। सूर्य और मंगल मानसिक शांति को प्राप्त करने में व्यक्ति को जीवट बनाएंगे, जबकि शनि सामाजिक प्रतिष्ठा देने में व्यक्ति की मदद करेंगे। शनि जब राहु और केतु के संपर्क में है, जबकि लाभ भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में विराजमान है, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ मिलता है। तृतीय भाव पे पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन पराक्रम की हानि भी करते हैं। और छठवें भाव पे व्यक्ति को सामान्य बीमारी देते हैं, आयु की वृद्धि भी करते नजर आते हैं। लग्नेश के शत्रु होते हैं शनिदेव, इस वजह से, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि उनके ठीक पीछे एक शुभग्रह गुरु बैठा है। इस वजह से यहाँ पे शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में भाग्य लाभ भी कराएगी, ऐसा नहीं है, भाग्य लाभ भी कराएगी और परिणाम जो है वो शनि का पक्ष वाला ही रहता दिख रहा है। मंगल इस कुंडली में निर्णय देने वाले ग्रह बनेंगे क्योंकि वर्गोत्तम होंगे। यहाँ भी 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, यहाँ भी 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, हालांकि दोनों ही जगह मंगल अस्त होंगे। इस वजह से हमें गलत निर्णय से बचना चाहिए, मजबूत निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, पेट का ध्यान रखना चाहिए। विवाह आदि में भी थोड़े बहुत विवाह के पहले कुंडली मिलाने पर विश्वास करना चाहिए। मंगल की दशा में जातक के जीवन का भाग्य लाभ बढ़ेगा, शनि भी भाग्य लाभ देंगे। गुरु की दशा में पराक्रम की वृद्धि होगी और पिता माता, अपने संपत्ति पे व्यक्ति विश्वास करता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पिता की संपत्ति पे आश्रित हो। व्यक्ति स्वयं के पराक्रम से विश्वास करता है और स्वयं के पराक्रम से ही फल की प्राप्ति करता है। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में लाभ वृद्धि करे। चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी उसमें व्यक्ति को यश, मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी अपनी दशा में। बुध जो हैं अपनी दशा काल में थोड़ा बहुत व्यय करवा सकते हैं, जहां वाणी का व्यय हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को कई बार छोटी मोटी परेशानी, श्वास से संबंधित समस्या नहीं देते। सूर्य अपनी दशा काल में भी जातक को लाभ देंगे
और संतति, भाग्य और धन धर्म का सुख देंगे। शुक्रदेव अपनी दशा काल में धन जोड़ने का काम करेंगे और व्यक्ति के सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे। इतनी सारी चीजें जन्म कुंडली में बन रही हैं। शिक्षा के मामले में उच्च शिक्षा बहुत अच्छी है, इसको मैं जरूर कह सकता हूं, पर खेलने का क्षेत्र भी अच्छा बना हुआ है। रिसर्च, वैज्ञानिक, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, साधना, रिसर्चर, डीप थॉट, लेखक, कवि, इस तरीके का काम व्यक्ति कर सकता है। कोई बार भूगर्भवेत्ता बन जाए, भूमि के नीचे के विषयों का अध्ययन करने वाला भी व्यक्ति बनता है और अपने पराक्रम से तो कुछ भी व्यक्ति करने की हैसियत और हिम्मत रखता है। ऐसी बात दिखाई दे रही है। धन भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना धन योग होगा। लग्न के स्वामी का पंचम भाव में जाना विवेक योग होता है। ये व्यक्ति को विवेकी और शिक्षा से जोड़कर काम करने वाला बना देते हैं। तीसरे भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना अस्त है, इस वजह से पराक्रम थोड़ा देर से परिणाम करता है, पर हाँ, मैंने कही थी बात, पराक्रम की हानि शनि करते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का छठे भाव में आना शनि से दृष्ट नौकरी और संपत्ति वाला बना देते हैं। नौकर चाकर से व्यक्ति भरा होता है। पंचमेश का पंचम भाव में आना ये विवाह, प्रेम, संतान आदि का सुख देते हैं। छठवें भाव के स्वामी का भी पंचम भाव में आना ये व्यक्ति को कई बार मित्र को शत्रु बनाते हुए देखा जाता है। शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु, गलत कहा जाए या चापलूसों से घिरा हुआ, ऐसा इसको कह सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना ये भी कई बार प्रेम विवाह का संकेत देता है। अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र बनाने वाला। नवम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना ये कई बार भाग्य भंग योग लगाता है, इस वजह से ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की पूजा, गायों की सेवा, गायों की सुरक्षा, गायों के लिए, समाज के लिए शेल्टर होम बनाना, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, वृक्षारोपण, इस तरीके का काम व्यक्ति करने वाला होता है। 42वें वर्ष के बाद व्यक्ति सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में भी कई बार प्रगति प्राप्त करते हुए देखा जाता है। दशम भाव के स्वामी का नवम, एकादशवें भाव के स्वामी का भाग्य का बल बढ़ता है, केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा, ये व्यक्ति को लाभ देने वाली बात होगी। 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना ये कई बार ऋण से संबंधित चीजों में लेके व्यक्ति को जाता है, बैंकिंग का काम करवाता है, या कई बार व्यक्ति को शिक्षकीय योगों से युक्त बाहर जाकर रहने वाला और बाहर ही बस जाने वाला, ऐसे क्षेत्रों में भी व्यक्ति को जाते हुए देखा जाता है। क्लियर है? सिंह और धनु वालों से मैत्री अच्छी रहेगी। मकर, मिथुन और तुला वालों से शत्रुता अच्छी नहीं रहेगी, उनके साथ बिल्कुल ही शत्रुता ना करें। सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से दे, मांसाहार का त्याग करें। आप जीवन पर्यंत रत्न अगर चाहते हैं तो माणिक पहन सकते हैं, और साथ ही साथ इस कुंडली में गुरु का रत्न पुखराज भी धारण किया जा सकता है काफी हद तक। ये दोनों रत्न आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य में अगर और भी ज्यादा श्रेष्ठ लाभ करना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करें, सूर्य नमस्कार जातक को सिखाएं, आदित्य हृदय का पाठ अभी से ही व्यक्ति को सिखा देने की कोशिश करें। क्लियर है? इतनी सारी बातें हैं। एक चांदी का चंद्रमा भी गले में धारण किया जा सकता है। बच्चे से दान पुण्य आवश्यक रूप से कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति माता और पिता का प्रेमी है और माता और पिता का प्रेम प्राप्त भी करेगा। क्लियर है? नौमांस चक्र में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, सप्तम भाव में गुरु का नीच राशि में बैठना, जिनका नीच भंग शनि कर रहे हैं, केंद्र में गुरु, शनि और बुध, 75% तक दाम्पत्य अच्छा दिखाई दे रहा है। ये दशम स्थान के राहु कभी कभी परेशानी देते हैं। नीच के शुक्र विवाह को बचाने की स्थिति में कमजोरी देते हैं। सूर्य और मंगल कठोर निर्णय लेने वाला या वैवाहिक सुखों में व्यक्ति कठोर निर्णय लेकर के कई बार माता पिता के विरोध में जाकर के भी विवाह करने की स्थिति में चला जाता है। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीच के गुरु हैं, इस वजह से हमें विवाह मिला करके करना चाहिए और सबकी सहमति से विवाह में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी परंपराओं का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है, ऐसी बात याद रखनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बच्चा अभी छोटा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।